दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि 2026 आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। आप अपने अनुसार पूरी आज़ादी के साथ अपना जीवन आप जी सकें। आपकी जेब की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बेहतर रहे और मानसिक स्थिति भी बहुत ही बेहतर रहे, ताकि 2026 में आप वो सब कुछ हासिल कर सकें जो करने के लिए आज तक आपने संघर्ष किया है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि कैलेंडर बदलने से कुछ होता नहीं है। कैलेंडर तो बस यूं ही बदल जाते हैं। जब तक आपकी स्थिति नहीं बदलती है तब तक दिन बदलें, साल बदलें या कुछ भी बदल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बदलने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और कहा भी गया है कि अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों हमको चलना है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपनी खूबसूरत यात्रा को। और आज ये है आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 41। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर जो जीएस आप पढ़ा रहे हैं, क्या ये जीएस एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ यूपी पीसीएस आज के लिए भी उपयोगी है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा दोस्तों कि क्या जीएस में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ यूपी पीसीएस में क्या ये किरदार बदल जाएंगे या इतिहास बदल जाएगा? सब कुछ सेम रहता है, बस लेबल थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, आरओ की, यूपी पीसीएस की या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, तो ये पेपर आपको उतना ही हेल्प करेगा जितना स्पेसिफिक मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ यूपी पीसीएस के लिए है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि आप उनके बारे में समझें। फिलहाल आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस पर एक कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल करवा चुका हूं, उसको आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दो आपको लिंक मिलेंगे। पहला लिंक लेक्चर का है, दूसरा मॉडल पेपर का है। तो लेक्चर वाले में जाके आप इस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिंक आपको पहले कमेंट में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। फिलहाल इसका आंसर बताइए। और अगर आपने गेस किया है विकल्प, जी हाँ दोस्तों, विकल्प सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। जेबी कृपलानी ही भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये जो 55वां अधिवेशन हुआ था, ये मेरठ में हुआ था वर्ष 1946 में। ठीक है ना। इसके बाद आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 आ गया और भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो उस समय भी जेबी कृपलानी ही आईएनसी यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है ना, तो उनकी राजधानी भी आप रट के रखिए। तो कोसल महाजनपद की राजधानी दोस्तों, ये आपको विकल्प डी मिलेगा, श्रावस्ती। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो कुशीनारा, कौशाम्बी और वैशाली की जो राजधानी थी, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मल्ल जनपद था इसकी राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और वज्जी की वैशाली थी, कोसल की श्रावस्ती। ये सभी जो 4 प्रदेश हैं इनकी राजधानियां मैंने आपको बता दिया है। और देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी ये है कि आपका रिवीजन होते रहना चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज आप ये जो पेड ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय क्योंकि 9 वर्ष है तो आपके लिए बहुत ही खास उपहार भी है। इसमें आप सामान्य अध्ययन के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट आपको मिलता है, पर्सनल असिस्टेंस भी मिलता है। यानी कि एक तरीके से जितने भी लेक्चर आपको दिए जाते हैं इस यूट्यूब पर, उनकी डिटेल पीडीएफ आपको मिलती है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से दोहरा सकें, नोट्स बनाने में आपका समय जाया ना हो। तो फिलहाल इस ग्रुप की जो कास्ट है 399 रुपये है, जो कि 2 तारीख से आप इतना ही पे करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहें तो मात्र 199 रुपये देकर आज और कल यानी कि 1 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है ना, विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जहां के राज्यपाल द्वारा
राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उनके राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल यानी कि असफल हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में रट लेना बहुत बार पूछा गया है, तो रटना तो लाजमी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों कौन सी है? तो सही आंसर दोस्तों होगा, देखो ये प्रश्न बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माउंट एल्ब्रुस, विकल्प बी आपका सही आंसर होगा, विकल्प बी। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो काकस क्षेत्र की काकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, बताइए। नालंदा बौद्ध विहार और इसी के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय भी बनवाया गया था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, सही जवाब होगा कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, कुमारगुप्त प्रथम समय रहा 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था जिसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय भी बना था, जिसको अभी रिनोवेट किया गया है। इसी विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश रोटियों का डलिया कहा जाता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, सवाना घास भूमि या और यहाँ पर जो शीतोष्ण घास भूमि है वो ऑप्शन में है। तो अगर ऑप्शन में ये रहेगा जो आपको दिख रहा है तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, शीतोष्ण घास भूमि, ठीक है। शीतोष्ण घास भूमि को कहते हैं रोटी का डलिया। थोड़ा सा और इसे सरल करते हैं तो इसे कहेंगे आप टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है ना। तो टेम्परेट ग्रासलैंड को विश्व की अन्न की टोकरी कहा जाता है, यानी कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। खासकर जो प्रेरीज हैं, जो प्रेरीज एरिया है, क्योंकि यहाँ की गहरी और उपजाऊ मिट्टी में गेहूँ और अन्य अनाज का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे ये दुनिया के प्रमुख खाद्य उत्पादन क्षेत्र बन गए हैं, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर विकल्प में ये चीज़ें न होकर किसी स्टेट का नाम आ जाए और किसी भारतीय स्टेट का नाम आ जाए कि किस भारतीय स्टेट को रोटी का डलिया कहा जाता है, तब फ्रेंड्स आपका उत्तर क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, तब आपका उत्तर बन जाएगा पंजाब और हरियाणा। भारत में जो पंजाब और हरियाणा स्टेट हैं इन्हें ब्रेड बास्केट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं और अनाज का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। बिल्कुल सही आंसर इसका होगा विकल्प, जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए यानी कि राजस्थान, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है झरिया, रानीगंज, बोकारो और गिरिडीह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इन्हीं में से तो हमें चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सही आंसर बनेगा आपका विकल्प बी, रानीगंज, ठीक है ना। विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों में स्थित है। तो ध्यान देना, यह है 443.50 वर्ग किलोमीटर यानी कि 171.24 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसका कुल भंडार कितना है? तो 49.17 बिलियन टन, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के भारतीय राज्यों में फैला है और इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बनाता है। अब देखो, अगर विकल्प में आपका ये विकल्प रहता उड़ीसा का जो तलचर क्षेत्र है ना, तो ध्यान देना कि भारत में तलचर क्षेत्र जो कि उड़ीसा का है, ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। लेकिन विकल्प में तो तलचर था ही नहीं, तो जो विकल्प दिए गए थे उसके मुताबिक रानीगंज। तो ध्यान देना कि सबसे बड़ा नंबर 1 तलचर है, ठीक है ना।
तलचर के बाद दूसरे स्थान पर आता है रानीगंज। तो ये आप जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? नागार्जुन स्तूप का निर्माण दोस्तों हुआ था कुषाण युग में, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो नागार्जुन स्तूप को अमरावती स्तूप भी कहते हैं। इसका निर्माण कुषाण युग के दौरान हुआ था और इसका निर्माण सातवाहन राजाओं के संरक्षण में शुरू हुआ। बाद में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, जो कुषाणों के समकालीन थे। तो विकल्प ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, कुषाण वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? मौर्य, कुषाण, गुप्त और शिशुनाग। तो दोस्तों यहाँ पर वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया गया था गुप्तों के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखो ये ईस्वी सन की बात हो रही है यहाँ पर, ईसा पूर्व में नहीं था ये। 240 से लेकर 280 ईस्वी ये श्रीगुप्त का समय था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट, वर्तमान में जो आपका प्रयागराज है, कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुण की प्रतिमा भी अंकित है। ध्यान देना कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो देवगढ़ में, देवगढ़ झांसी में जो दशावतार मंदिर है। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये अधिवेशन हुआ था कब? 1929 में। अब आपको याद आ गया होगा, सही आंसर इसका विकल्प बी है। ठीक है, विकल्प बी, लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन भारतीय कांग्रेस का यह 45वां अधिवेशन था और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो बात क्या हो रही है यहाँ पर? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आय। तो दोस्तों ये जो आयु होती है ये 65 ईयर होती है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप याद रखना। कहीं पर भी आ जाए आर्टिकल 1 to 4 याद रखना, इसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, किंतु इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज 65 ईयर है। ध्यान देना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। तो कई बार ना जो कथन वाला प्रश्न आता है उसमें ये कथन रहता है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला है कि शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों शुंग राजवंश का अंतिम शासक पुलिंद, अंधक, देवभूति, वसुमित्र। सही जवाब होगा विकल्प सी यानी कि देवभूति। ठीक है, तो बात करते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ये संस्थापक में आते हैं और अंतिम शासक देवभूति। ठीक है ना। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर मगध की गद्दी पर 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लानोस घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों लानोस जो घास के मैदान हैं ये मिलेंगे आपको वेनेजुएला में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सूची बिल्कुल सुमेल कर दी है। जैसे कि अर्जेंटीना में मिलेगा आपको पंपास घास के मैदान, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान, ब्राज़ील मिलते हैं कंपोस घास के मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कजली आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको पंजाब में। देखो फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना कि वर्तमान समय में भारत में रामसर साइट्स हो गई हैं कितनी? 96 हो गई हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 95 और 96 क्रम पर कौन है। ठीक है, तो 96 पर दोस्तों है आपका राजस्थान अलवर में स्थित सिलेसर झील और 95वें स्थान पर है कोपरा जलाशय, जो कि कहाँ पर है? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आंदोलन है जो कि सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन दोस्तों समय आपको बिल्कुल पता है, ये है 1920 से लेकर 1922 तक। तो इसी दौरान अवध क्षेत्र में किसान आंदोलन भी सक्रिय था। रायबरेली और फैजाबाद के किसान आंदोलन जो थे वो सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से ही प्रभावित थे, क्योंकि इस दौरान किसानों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर कर न देने यानी कि हम टैक्स नहीं देंगे और असहयोग करने जैसे कदम उठाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित तत्व कौन सा है। भूपर्पटी समझ रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। अगर आप इसको ऐसे काट दीजिए तो इसके बाद जो एरिया आपको दिखेगा ये आपका केंद्र हो जाएगा धरती का। इसके बाद आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी। तो क्या पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक बहुलता में भूपर्पटी सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, तो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं भूपर्पटी। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। सबसे अधिक मिलता है ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 46.60%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, ये प्रतिशत में देखें तो ये होगा 27.72%। तीसरे स्थान पर मिलता है एल्यूमिनियम। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है। ठीक है, O2SiAl, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद कौन शासक बना था, तो बहराम शाह बना था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो बहराम शाह ये मामलुक वंश का 7वां सुल्तान था। समय था इसका मात्र 2 साल, 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाई जाती है, बताइए। तो दोस्तों हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। वृंदावन में स्वामी हरिदास 1478 से लेकर 1573 तक भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्ण के जो उपासक होते हैं ना सखी संप्रदाय, तो सखी संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार भी माना जाता है। ये वृंदावन में निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। राधाष्टमी के पावन पर्व में स्वामी हरिदास का जन्मोत्सव वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, एक कोई तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी है अपने दोस्त से क्या कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी यानी कि उसकी माँ हो गई, इकलौते बेटे यानी कि वो खुद हो गया, की बेटी है यानी कि दोस्तों ये जो तस्वीर है ये उसकी अपनी बेटी की है, अपनी पुत्री की है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था। तो फ्रेंड्स हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि ये तो नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। ये आपका उत्तर बन सकता है विकल्प बी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं किसमें, तो अरावली में। ये विकल्प ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है और इसका निर्माण इसी भूवैज्ञानिक काल में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे कालीबंगा, बनावली, रोपड़ और लोथल में। सही आंसर बनेगा विकल्प डी यानी कि लोथल। ये मिलेगा आपको गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं कि सिंधुकालीन जो स्थल हैं वो किस वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित हैं, किस प्रदेश में है, किस जिले में है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है। तो देखो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना नहीं है इसकी। फिलहाल इसका जो ऑप्शन सी था ये करेक्ट था, आजीविका प्रोत्साहन। तो इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। देखो प्रश्न ठीक से समझ लो, क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था, यानी कि कौन सी घटना है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जस्ट बाद होती है। ठीक है ना, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन की असफलता और पूर्ण स्वराज की घोषणा का संकल्प दिया गया है। सही आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1930 को, करेक्ट।
दांडी मार्च उससे पहले 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद वाला हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे तो 4 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था, यानी कि गांधी इरविन समझौता ही आपका आंसर है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता ये 1942 और पूर्ण स्वराज की घोषणा का संकल्प ये दिसंबर 1929 की घटना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी12 की कमी से बेरी तो नहीं होता दोस्तों, ये होता है एनीमिया, यानी कि जो आपका विकल्प बी है ये सही नहीं है, तो यही आपका आंसर है। विटामिन ई की कमी से मांसपेशी कमजोरी हो जाती है, करेक्ट है। विटामिन के खून का थक्का जमने में बढ़ा हुआ समय, तो ये बिल्कुल सही है सब, आपका उत्तर विकल्प बी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध रेशम कीटों से है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर एरोपोनिक्स के बारे में, तो हवा में जो खेती होती है, ठीक है, हवा में भी होती है खेती, इसे कहते हैं एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, इसमें क्या होता है कि जल में खेती की जाती है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, सेरीकल्चर ये रेशम कीटों से है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बिल्कुल आसान सा आंसर इसका 1950, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात यहाँ पर अगर की जा रही योजना आयोग के बारे में, तो ध्यान देना कि इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को, और इसकी जगह पर देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 से आ गया है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आर्थिक विकास के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और राज्यों की भागीदारी से नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम टू अप नीति निर्माण को प्रोत्साहित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सी है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट, दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों इसके लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, दिष्टकारी, जिसे आप क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न होगा कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा आपका इलाहाबाद स्तंभ। और ध्यान देना ये जो इलाहाबाद स्तंभ है ये लिखा गया है संस्कृत में, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो हरिस्टेंड ने लिखा है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये आज के 30 प्रश्न आपके समाप्त हुए। इस सीरीज के बारे में आपकी राय सादर आमंत्रित है, और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, मात्र 199 रुपये में आप चाहें तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।